लोग झारखंड एकेडमिक काउंसिल में क्लास 11th के लिए 3 मॉडल पेपर पहले ही डिस्कस कर चुके हैं 40-40 क्वेश्चन का, जिसमें से 2022 में 21-22 के सेशन में 2 मॉडल पेपर जो जैक जारी किया था उसको डिस्कस कर चुके हैं। उसका वीडियो भी आपके पास है, अगर आप नहीं देखे तो जाके वीडियो पहले उसका देख लीजिएगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल 2023 के एग्ज़ाम के लिए जो मॉडल पेपर 1 जारी किया है, एक सेट सब्जेक्ट अकाउंट्स का, वो भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यानी टोटल मिला के देखा जाए तो अकाउंट सब्जेक्ट का 3 मॉडल पेपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 2022 का 2 मॉडल पेपर और 2023 का 1 मॉडल पेपर, यानी 120 क्वेश्चन का आंसर आपके पास जा चुका है। और हम लोग 2 मॉडल पेपर और डिस्कस करेंगे और आपको गारंटी देते हैं कि 5 मॉडल पेपर से बाहर क्वेश्चन आएगा नहीं। ये 5 मॉडल पेपर को आपको 2 बार 3 बार करके देख लेना और समझते भी जाना है, क्योंकि अगर हो सकता है कि सेम क्वेश्चन पूछा लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया तो आप रट्टा मारोगे, काम नहीं चलेगा। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे और आज हम लोग फिर से डिटेल में चर्चा करेंगे एक करके सारे पॉइंट्स के बारे में। तो ये जो हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं ये 2019 का क्वेश्चन पेपर है। जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 में उसका क्वेश्चन पेपर है क्लास 11th के लिए। कोई दिक्कत है? और देखिए इसमें क्वेश्चन चूँकि 2019 में 100 नंबर का एग्ज़ाम होता था, आप लोग का तो 80 अभी कितना हो रहा है, 40 नंबर का हो रहा है, लेकिन 2019 में कितने नंबर का होता था, 100 नंबर का। तो इसको टेंशन नहीं लेना है कि सर 100 नंबर का है, 3 घंटा है, तो हम लोग को भी 3 घंटा मिलेगा क्या? नहीं, आपको तो 40 नंबर का ही एग्ज़ाम लिखना है, 40 क्वेश्चन पूछेगा और आपके पास 1 घंटा ही है। आपका एग्ज़ाम पैटर्न है, 1 घंटा आपके पास समय है, 40 क्वेश्चन पूछेगा और 1 क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। यहाँ पे 50 क्वेश्चन पूछा गया था और 1 क्वेश्चन 2 नंबर का था, यहाँ लिखा भी होगा। तो ये सब बात को आप ध्यान मत देना कि क्या इसका एग्ज़ाम का पैटर्न है, आपको ध्यान ये देना है इसका। देखो यहाँ लिखा है 50 मल्टीपल क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 2 नंबर का था। 100 नंबर आया तो 2019 वाले एग्ज़ाम में, तो वो पुराना सिलेबस था, लेकिन क्वेश्चन तो ठीक है ना, क्वेश्चन तो देखा जा सकता है। तो हम लोग 50 क्वेश्चन इसमें देखेंगे और ध्यान दीजिए इसमें आंसर जो है वो ग्रीन पट्टी से किया हुआ है, क्योंकि इसका PDF पहले अपलोड कर दिए हैं, PDF अपने पास एप्लीकेशन में। तो एप्लीकेशन में PDF अपलोड करने के कारण इसको आंसर कर दिया गया था, लेकिन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आंसर तो सबके पास दिख रहा है, तो हमको ये बताने की ज़रूरत नहीं कि पहले का आंसर A होगा, बट हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर A होगा तो क्यों होगा, या इससे रिलेटेड अगर और क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे एक करके। जैसे हम लोग लुका पेसोली कौन है उसके बारे में पूरा हिस्ट्री जान लेंगे, तो क्या होगा कि अगर ये क्वेश्चन ना पूछ के कुछ और पूछ दिया तो हम उसका आंसर कर सकते हैं ना। तो हम लोग एक करके डिस्कस करेंगे, क्योंकि आंसर तो ऑलरेडी किया भाई है, ये PDF हमारे एप्लीकेशन में डाला हुआ है और एप्लीकेशन में डालने के कारण इसका आंसर हम कर दिए थे। तो अब हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, हर चीज़ को समझाने की कोशिश करेंगे कि अगर ऐसा ही क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे दिया, थोड़ा सा चेंज करके दे दिया, तो हम लोग अटेम्प्ट में छोड़ेंगे नहीं। और ये याद रखिएगा चौथा सेट है, इसका मतलब अगर इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो 160 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ये 50 है, 170 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए ठीक से ध्यान दीजिएगा। बोलता है हु इन्वेंटेड द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का डबल एंट्री सिस्टम किसने इन्वेंट किया, किसने लाया पहली बार? तो याद रखिएगा कौन लाया है, लूकस। देखो यहाँ गलत लिखा हुआ है, सही है लुका पेसोली, LUCA। आप इंटरनेट में डाल के देखोगे तो लुका पेसोली मिलेगा। कोई दिक्कत है? DK गोयल के बुक में सही है, लेकिन SK सिंह के बुक में लुकस पेसोली है, तो झारखंड बोर्ड भी लुकस पेसोली छाप देता है, क्योंकि वही बुक से क्वेश्चन छाप देता है। ये कब इन्वेंट किए थे? 1494 में इन्वेंट किए थे। कब किए थे? 1494। ये कौन थे? इनको बोला गया था फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। इनको क्या बोला गया है? फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, कि भैया डबल एंट्री सिस्टम के जन्मदाता है। ये क्या होता है डबल एंट्री सिस्टम? डबल एंट्री सिस्टम बोलता है कि किसी लेन देन में 2 पार्टी होते हैं, एक खरीदने वाला, एक बेचने वाला, एक लेने वाला, एक देने वाला। तो डबल एंट्री सिस्टम बोलता है कि जब 2 पार्टी किसी लेन देन में होते हैं तो दोनों पार्टी के बुक में लिखो, खरीदने वाले के भी बुक में लिखो और बेचने वाले के भी बुक में लिखो। इस सिस्टम को कौन सा सिस्टम बोलते हैं? अगर ठीक से समझने की कोशिश करेंगे तो डबल मतलब 2 बार, एंट्री मतलब लिखना और सिस्टम मतलब मेथड। ऐसा मेथड जहां एक ट्रांजैक्शन के दोनों पार्टी के बुक में हम रिकॉर्डिंग करते थे। अच्छा, इससे पहले क्या अकाउंटिंग नहीं होता था? 1494 से पहले इस दुनिया में कोई हिसाब किताब नहीं लिखा जाता होगा? लिखा जाता था। कैसे लिखा जाता था? सिंगल से। पहले चलता था सिंगल एंट्री सिस्टम। आज भी छोटे बिजनेसमैन सिंगल एंट्री सिस्टम रखते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम मतलब कोई लेन देन होता है तो कुछ एक खाता को लिखता है, एक खाता को नहीं। बताइए, सब्जी बेचने वाला, फल बेचने वाला, राशन बेचने वाला जो छोटा बिजनेसमैन है, आज भी आधा लिखता है। आज भी उसके यहाँ जो सिस्टम लगाता है रिकॉर्डिंग का, लेन देन को लिखने का, वो कौन सा सिस्टम है? सिंगल। वो क्या करता है जानते हैं? आप लोग भी जानते होंगे, जब हम लोग दुकान में जाके सामान उधार खरीदते हैं तो अपनी डायरी में सिर्फ आपके नाम पर चढ़ा देता है, आपके डायरी में तो नहीं लिखता है।
अच्छा कल हो के अगर वो बदल गया तो, या रात में ज़्यादा चढ़ा दिया तो, या कस्टमर खा के नहीं दिया तो, कस्टमर बोल रहा है हम नहीं जानते, हम नहीं खाएं ये चीज़, तो क्या कर सकता है वो? कुछ नहीं कर सकता, बस मारपीट कर सकता, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। लीगल पावर उसके पास नहीं, क्योंकि उसने अपने ही डायरी में अपने हाथ से लिखा है। इसको कोई भी कोर्ट प्रूफ मानेगा? हम अपने डायरी में अपने हाथ से कुछ लिख देंगे तो ये प्रूफ होगा? और अगर कोर्ट मानेगा तो कस्टमर बोलेगा ठीक है। अगर आप मान रहे हैं उसका बात कि दुकानदार अपने डायरी में अपने से लिखा है, उसकी बात को आप मान रहे हैं, तो हम भी अपने डायरी में अपने से लिखे हैं और हमसे ये आदमी 6 लाख रुपया आज से 3 साल पहले लिया है, तो हमको भी दिलवा दीजिए। वहीं कोर्ट में बैठे बैठे लिख देगा। तो याद रखिएगा, कोर्ट ना उसकी बात को मानेगा ना मेरी बात को मानेगा, क्योंकि आप क्या लिखे हैं? पूरा लिखे कंप्लीट रिकॉर्डिंग है कि इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग है? आधा अधूरा लिखे हैं। किससे खरीदें, कब खरीदें, किसको बेचें, कुछ नहीं पता है, बस यही सर इसका 3000 रुपये उधार है। तो याद रखिएगा, डबल एंट्री सिस्टम से पहले यानी 1494 से पहले इस दुनिया में जो अकाउंटिंग सिस्टम चलता था, कौन सा सिस्टम चलता था? सिंगल एंट्री सिस्टम। आज भी छोटे बिजनेसमैन इसी को लगाते हैं। ये सबसे आसान और सबसे पुराना सिस्टम है। बोलता है इट इज़ अ सिंपलेस्ट एंड ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग का सबसे आसान और सबसे पुराना सिस्टम है। इट इज़ अ सिंपलेस्ट एंड ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। याद रखना है, ये सबसे पुराना सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है। और इसके अब ध्यान दीजिएगा, सिंगल एंट्री सिस्टम जब था ना, उस समय परेशानियाँ बहुत होती थी, लोग लड़ जाते थे, मारपीट हो जाता था। तो इसको ध्यान में रखते हुए कौन? लूका पेसियोली बताए कि क्यों ना हम एक ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट को लिखे, खरीदने वाले के खाते में भी लिखे और बेचने वाले के भी खाते में लिखे, तो कोई गलती होगी? बैंक में कोई रुपया नहीं निकाल सकता, बैंक से 1 रुपये की गड़बड़ी नहीं हो सकती, और राशन दुकान से 1000 रुपये की गड़बड़ी हो सकती है। आपका स्टाफ ही खा जाएगा तो क्या कर लोगे? आपका बहुत बड़ा राशन दुकान है, लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में हिसाब किताब रखते हो, और अगर आपका स्टाफ ही लेके चला गया तो क्या कर लोगे? सोच रहे हैं मालिक की रात में तो चेक कर लेते हैं, पॉकेट वॉकेट नहीं लेके जाता है। अरे भैया, जब खाना खाने आप जाओगे ना, उसी समय बेटा को बुलाएगा और 3-4 काजू का पैकेट भिजवा देगा। हाँ या नहीं? क्या कर लोगे आप? मारने वाला कभी मार लेगा। ऐसा थोड़े कि तुम बीमार नहीं पड़ोगे, तुमको कहीं जाना नहीं होगा, और जाना होगा तो दुकान देखिएगा, ज़्यादातर जो बिजनेसमैन है ना, वो जब कहीं जाता है ना तो अपना दुकान बंद करके जाता है। स्टाफ को बोलता है तुम भी छुट्टी में रहो आज। उसको विश्वास उस पर नहीं है, उसको लग रहा है कि एक दिन अगर चलाने देंगे तो पता नहीं क्या कर लेगा। इसका मतलब क्या है? कंप्लीट रिकॉर्डिंग नहीं है उस बिजनेसमैन के पास, रिकॉर्डिंग नहीं, इसलिए डरता है कि पता नहीं कोई सामान बेचेगा, पैसा अपने पास रख लेगा, इसलिए देखिएगा दुकान बंद करके चल जाता है। स्टाफ पर भरोसा नहीं। लेकिन बताइए, रिलायंस इंडस्ट्री में कैसा सामान रोज़ दुकान में बैठते हैं, वो बोलता है हमको कोई ज़रूरत ही नहीं, हम कभी देख भी नहीं करेंगे तुम्हारा दुकान कहाँ है, हमको पैसा चाहिए। तो अंतर क्या है दोनों में? एक जगह पे मालिक पूरा भरोसा स्टाफ पर करके छोड़ दिया, जाओ तुम ही चलाओ, और एक जगह ऐसा है जहाँ मालिक खुद बैठता है, खुद नहीं है तो दुकान बंद कर देता है। अंतर क्या है जानते हैं अकाउंटिंग का? अगर सही से अकाउंटिंग करेंगे यानी डबल एंट्री सिस्टम रखेंगे तो आपको डरने की जरूरत नहीं। आज इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हज़ारों करोड़ का बिजनेस कर रही है, एक चवन्नी किसी को कभी देखें कोई पकड़ा है कि चोरी करते हुए? सवाल ही नहीं, मजाल है जो पैसा निकाल लेगा। ऐसा सिस्टम है लिखने का, कहाँ जाओगे हिल के? इधर डालोगे उधर फंसोगे, उधर से निकलोगे इधर फंसोगे। लेकिन आधा अधूरा सिंगल रखोगे भैया तो कोई भी लूट लेगा आपको। राशन दुकानदार डरता है, सिंगल रखता है इसलिए। बस वाला लोग क्यों डरता है? कंडक्टर बहुत सोच समझ के रखता है कि पता नहीं क्या करेगा, क्योंकि वो टिकट फर्जी है। तो भैया तुम ऑनलाइन बुकिंग कर दो ना, कि जो भी हो डिजिटली, तुम आप टैब दे दो अपने कंडक्टर को, टैब में सबका थंब इम्प्रेशन लगाओ, अंगूठा लगाएगा, आधार नंबर से ऑटोमेटिक टिकट बुक हो जाएगा। अब बताओ कर लेगा घपला? और अचानक चेक भी करो, कहीं भी अचानक प्रकट हो जाओ, बस रुकाओ, चढ़ के देख लो कितने लोग हैं, तब ना डरेगा वो, डर समाना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, सिंगल एंट्री सिस्टम इस दुनिया का सबसे पुराना सिस्टम है। ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, याद रखिएगा। इनकम्प्लीट मतलब तो अपूर्ण, ये पूरा लिखा नहीं है, आधा लिखा जाता है इसमें, आधा लिखा जाता है, कुछ को छोड़ दिया जाता है, इसलिए इस सिस्टम को अच्छा नहीं माना जाता। तो इसकी कमी को पूरा करने के लिए कौन सा सिस्टम लाया गया दुनिया में? डबल एंट्री सिस्टम। फादर कौन है? लूका पेसियोली। कब डेवलप किए थे? कौन से देश के थे? इटली के। कौन से देश के थे? इटली के। और किसके विद्वान थे? मैथमेटिक्स के विद्वान। इतना सारा क्लियर हो गया? पूछ देगा कि ये किसके विद्वान थे, तो मैथमेटिक्स के थे। कौन से कंट्री से थे? इटली से थे। कब डेवलप किए थे? 1494। कौन है फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम? लूका पेसियोली। क्लियर हो गया? तो 5 क्वेश्चन क्लियर एक से। चलते हैं अब दूसरे की तरफ, कोई दिक्कत है? दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो यहाँ दूसरा हमको बताने की जरूरत है। देखो तो बोलता है व्हेन वाज द फर्स्ट बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग पब्लिश्ड। बोलता है पुस्तक पालन और लेखांकन की पहली पुस्तक कब छपी थी? देखो तो बताएं अभी।
हमको बताने की ज़रूरत नहीं, हम तो एक बार बता दिए पूरा। 1494 लिखा हुआ है, देखो तो। अरे पहली बार जब ये फादर बना तो ये डेवलप किया होगा कोई कॉन्सेप्ट, तो किताब यही ना छापा होगा। तो कब छापा होगा? मारा हुआ है, देखो तो। सेकंड क्वेश्चन क्लियर हो गया, बिना कोई मेहनत किए सेकंड क्लियर। हम मेरा यही मानना है कि कुछ नया चीज़ आता है ना उसको पूरा बता दीजिए, उसका पूरा खानदान समझ जाओगे तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। आगे बढ़ें, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड हो गया ना सबका। थर्ड क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ थोड़ा अच्छे से समझिएगा। बोलता है द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच असर्टेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड और सर्विसेज रेंडर्ड इन द बिजनेस इज नोन एज। यानी लेखांकन की कौन सी ऐसी शाखा है जो व्यवसाय द्वारा उत्पादित वस्तु और सेवाओं की उत्पादन लागत ज्ञात करने में मदद करता है। यानी ध्यान देना, ये सब ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन पूछ देता है कि इसमें से कौन लेखांकन की शाखा है, तो ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग 3 होता है, आपको बताए थे। वैसे सारा ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग बोला जा सकता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, 3 ही ब्रांच है, ध्यान दीजिएगा। फाइनेंशियल, मैनेजमेंट एंड कॉस्ट। पूछ देगा इसी क्वेश्चन में कि इसमें से कौन ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग नहीं है, तो टैक्सेशन नहीं है। वैसे कुछ लोग, कुछ विद्वान ऐसे हैं जो मान लेते हैं टैक्सेशन ब्रांच है, लेकिन मेनली अगर देखा जाए तो 3 ही ब्रांच है अकाउंटिंग के। कौन कौन सा है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि ये तीनों में से कौन सा ऐसा शाखा है, कौन सा ऐसा ब्रांच है जिसमें किसी वस्तु या सेवा की लागत ज्ञात की जाती है। तो हम समझा देते हैं तीनों के बारे में, आप आंसर खुद बता दोगे। आप जब अभी पढ़ रहे हो ना तो आपके पास 2 चॉइस है, 3 चॉइस है। या तो 12th के बाद आप इसके एक्सपर्ट बनो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एक्सपर्ट बनो। इसके लिए तुमको क्या करना होता है? CA की डिग्री लेते हो तुम लोग कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब है फाइनेंस एक्सपर्ट। CA का मतलब क्या होता है? फाइनेंस एक्सपर्ट आप बनना चाहते हैं कि सर हम फाइनेंस सेक्टर का मास्टर बनना चाहते हैं, पूरा कमांड एंड कंट्रोल हमारे पास रहना है। तो फाइनेंस के अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपके पास CA की डिग्री है। अगर चाहते हो सर हमारा अपना करियर हम 12th के बाद कोस्ट में बनाएंगे, कोस्ट अकाउंटिंग हम सीखेंगे सर, तो कोस्ट अकाउंटिंग के लिए आपके पास क्या है डिग्री? CA में करना होगा, कोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसके एक्सपर्ट बन जाएंगे आप। यानी 3 अलग अलग रास्ते हैं। 12th के बाद आप खड़े हो ऐसे चौराहे पर जहाँ पे 3 रास्ते आपके पास है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो बहुत सारे करियर ऑप्शन हैं, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 3 ऑप्शन हैं। या तो आप कोस्ट अकाउंटिंग में एक्सपर्ट बनो, या तो फाइनेंस में एक्सपर्ट बनो, या तो आप मैनेजमेंट में एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो इसके लिए पहले BBA करेंगे, फिर क्या करेंगे? MBA करेंगे। यही ना है आपके पास। अब तीनों के बारे में समझोगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करता है? हर फाइनेंशियल रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को लिखता है, प्रॉफिट लॉस निकालता है। मतलब मोस्ट ऑफ बिजनेसमैन, 99% जो बिजनेसमैन होते हैं वो किसको फॉलो करते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग को। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर होता है कि हम लोग सामान बना नहीं रहे हैं, बने बनाए सामान को खरीद रहे हैं, उसको बेच रहे हैं, और उसके जो कॉस्ट हो रहे हैं, जो लागत हो रहा है, उसको हम लोग लिख के और प्रॉफिट लॉस निकाल रहे हैं। आप जो पढ़े थे ट्रेडिंग अकाउंट, PL अकाउंट, बैलेंस शीट, सब किसका पार्ट है? सब फाइनेंस के अंदर। अभी तक आप जो जितना भी पढ़े हैं वो सब क्या पढ़े? फाइनेंस। कैश बुक हो गया, सब्सिडी बुक हो गया, सब फाइनेंस के अंदर। डेप्रिसिएशन सब फाइनेंस, और आप पढ़ेंगे भी सब फाइनेंस। सबसे ज़्यादा फाइनेंस ही पढ़ेंगे, कोई दिक्कत है? तो जितने एस्पेक्ट, यानी 99% बिजनेसमैन जो अकाउंटिंग यूज़ करता है ना, जो हिसाब किताब लिखने में इस्तेमाल करता है, कौन सा अकाउंटिंग यूज़ करता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कोई दिक्कत है? कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या काम है? तो बोलता है किसी वस्तु की लागत या सेवा की लागत ज्ञात करना हो तो उसके लिए कौन सा अकाउंटिंग? कॉस्ट। बेचना हो तो कौन सा? और लागत निकालना हो तो कॉस्ट अकाउंट। ये मार्कर का कॉस्ट कैसे निकला होगा? इसमें वाइट वाला कैप का अलग निकला होगा, सबका का कॉस्ट निकला होगा। बताइए, हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, तो आपसे फ़ी ले रहे, तो सर्विस कॉस्ट पता चलेगा ना कि कितना आखिर लोगे। ऐसा नहीं है कि कोई मनमाना लेने लगता है। चलो हम लोग का ट्यूशन फ़ी है, चलो हम लोग अपने मर्जी से ले लेते हो। होटल वाला कैसे लेगा पैसा? बस वाला कैसे लेगा? बिजली कंपनी कैसे पैसा लेती होगी? पर यूनिट 6 रुपये अगर चार्ज कर रही है तो कोई नियम है कि बिजली कंपनी के मन पर है? अगर मन पर हो ना बाबू, तो झारखंड में एक ही कंपनी जो बिजली सप्लाई करती है, तो उसका तो मनमानी है जी। बोल देगा 12 रुपये लेंगे, जलाना जलाओ, नहीं जलाना मत जलाओ। आप क्या करोगे? दुकान वाला ऐसा करेगा कि ये जीन्स जो है 17 से 100 से कम में नहीं देंगे, तो तुम छोड़ के दूसरा दुकान में ख़रीद लोगे। बिजली तो एक ही को सप्लाई करता है, झारखंड इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। बोलेगा 13 रुपये यूनिट देंगे, खरीदना है लोन, लेना है तो लो, और नहीं लेना है तो लाइन में पढ़ो। हम और आप क्या करेंगे? 4 गाली देंगे लेकिन लेंगे। लेकिन फिर भी नहीं करता। ऐसा क्यों? क्योंकि सिंपल सा फंड है, वो अपना कॉस्ट निकाल के, लागत निकाल के सरकार को दिखाता है कि सर मेरा ये लागत आ रहा है, इतना हम प्रॉफिट कमाएंगे और इतने हम कस्टमर को दे देंगे। तो किसी वस्तु या सेवा की लागत ज्ञात करने के लिए जो टेक्निक इस्तेमाल होता है, जो अकाउंटिंग इस्तेमाल होता है, उसको कौन सा अकाउंटिंग बोलते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग।
और मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसके लिए इस्तेमाल होता है? तो याद रखिएगा, जब कॉस्ट और फाइनेंस कंप्लीट हो जाएगा तो आप अपने बिजनेस को और ग्रो करना चाहते हैं, जहाँ मेरा बिजनेस है उसको हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं और डेवलप करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यानी MBA वाले का काम है कि जो बिज़नेस रन कर रहा है, आज अगर आपका बिज़नेस 3 करोड़ कमा रहा है, मान लो हम देख रहे हैं लगातार 5 साल पहले से मेरा बिज़नेस 3 करोड़ से ज़्यादा कमा ही नहीं पा रहा है साल भर में। मेरा बिज़नेस लगातार 5 सालों से हम देख रहे हैं अपने बिज़नेस का कि 3 करोड़ से ज़्यादा कमा नहीं पा रहा है। तो क्या लगता है, ऐसे ही ज़िंदगी चल जाएगी? तो एक बिज़नेसमैन सोचने लगता है कि कुछ तो लगता है कमी है। दुनिया में हर आदमी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, हमारा 3 करोड़ ही है। घट नहीं रहा है, मतलब ख़राब नहीं है लेकिन अच्छा भी नहीं है। हर साल अगर ऐसे ही चल रहा है तो ये नहीं चलेगा। कस्टमर की संख्या नहीं बढ़ेगी तो बिज़नेस का ग्रोथ नहीं होगा, तो क्या जाएगा बताओ? अच्छा कोई बच्चा बताओ जी, हष्ट पुष्ट है, बीमार नहीं पड़ रहा लेकिन हाइट नहीं बढ़ रहा है, उसका उम्र बढ़ रहा है, खाना नहीं खा रहा है, फिट है, कहीं बीमार नहीं पड़ता लेकिन हाइट नहीं बढ़ रहा है, तो उसके पेरेंट्स चिंतित रहते हैं कि नहीं? कैसे कैसे होगा, इतना छोटा में तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो क्या करेगा? उसके पेरेंट्स जाते हैं डॉक्टर के पास। उसी तरह ये बिजनेसमैन किसके पास जाएगा? MBA वाले के पास कि बताओ भाई मेरा बिज़नेस का सिचुएशन ये है, देख लो रिपोर्ट, और रिपोर्ट देख के तुम बताओ कि हमारे बिज़नेस में ऐसी क्या कमी है कि मेरा बिज़नेस ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो MBA वाला पूरा एनालिसिस करेगा, 2 दिन 3 दिन पूरा डिटेल स्टडी करेगा, फिर अपना रिपोर्ट देगा कि आप अगर ये सारे इनिशिएटिव लोगे, ये सारे कदम उठाओगे, ये सब काम करोगे तो आपका बिज़नेस ग्रो करेगा। तो उसके लिए कौन सा अकाउंटिंग है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कहीं कोई दिक्कत है? समझ गए? तो बताइए कौन सा ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम है जिसमें किसी वस्तु या सेवा का लागत निकाला जाता है? कॉस्ट अकाउंटिंग। कोई दिक्कत है? अब आगे चलते हैं। फुल फॉर्म ऑफ गैप। गैप का फुल फॉर्म क्या है? ये तो फुल फॉर्म में तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। फुल फॉर्म में कुछ बताने की ज़रूरत है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। क्या है फुल फॉर्म है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। क्या होता है ये? तो याद रखिएगा, भारत में बहुत सारे ऐसे नियम सिद्धांत बनाए गए हैं जो पुराने हैं। कुछ सिद्धांत आज सही है बिजनेस करने के। प्रिंसिपल समझते हो? सिद्धांत। हम लोग समाज में रहते हैं ना, तो सोसाइटी के अपने कुछ सिद्धांत हैं कि नहीं? जिस भी धर्म के आप हो उस धर्म में सिद्धांत है ना जी। खाना खा के पूजा करने जाएंगे? नहीं, नहा के बिना खाए पूजा करने जाता है। तो सब धर्म का अपना सिद्धांत होता है। उसी तरह से अकाउंटिंग का भी अपना एक प्रिंसिपल है, और उसी प्रिंसिपल को सारे अकाउंटेंट फॉलो करते हैं। अगर आप कल हो के अकाउंटेंट बनोगे, आप जॉब में जाओगे अकाउंटेंट के, तो आपको भी इसी सिद्धांत के आधार पर, इसी प्रिंसिपल के आधार पर अपना अकाउंटिंग करना पड़ेगा, अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखना पड़ेगा। तो क्या ऐसे प्रिंसिपल्स है? तो ये प्रिंसिपल, अच्छा प्रिंसिपल कौन बनाता है? सरकार नहीं बनाती। प्रिंसिपल मैन मेड होता है, हम लोग बनाए। यानी पुराने ज़माने के जो बिजनेसमैन थे उसको प्रैक्टिस करते करते लगा कि नहीं ये ठीक नियम है। जैसे कोई एक नियम लगाया और सक्सेस हो गया, तो सब लोग उस नियम को पालन करने लगे कि नहीं नियम ठीक है, और उसको धीरे धीरे सिद्धांत का नाम दे दिया। तो सिद्धांत क्या, याद रखिएगा, मैन मेड है। प्रिंसिपल कैसे बनता है? सरकार बनाती है या इंसान बनाते हैं? तो मैन मेड है, मनुष्य द्वारा बनता है। और ये धीरे धीरे प्रिंसिपल्स बढ़ते चले गए और बहुत सारे प्रिंसिपल बन गए बिजनेस करने के, बहुत सारे नियम बन गए बिजनेस करने के। तो सरकार क्या की, अच्छा उसमें कुछ नियम ऐसे थे कि गलत थे, कुछ हमारे समाज में भी गलत नियम है कि नहीं? तो हम समाज के नियम में कुछ गलतियाँ हैं, कुछ अच्छी बातें हैं। तो जो नियम गलत थे उसको हर बिजनेसमैन लागू नहीं करता था, और जो सही था उसको हर बिजनेसमैन लागू करता था। सरकार ये काम की कि ऐसा करो, जितने नियम है उसको लिखो, इसमें जो सही नियम है जिसको सारे बिजनेसमैन लागू करने के लिए तैयार है, वो सारे सही नियम को एक जगह लिख दो। जो सही नियम है उसको एक जगह पे लिख दो, और उस जो को जहाँ पे एक जगह पे लिखा गया उसी का नाम दे दिया गया गैप। देखो इसका ठीक से मीनिंग समझना। क्या लिखा है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ऐसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल जिसे हर बिजनेसमैन एक्सेप्ट करता है। ऐसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल जिसको हर बिजनेसमैन एक्सेप्ट करता है, मानता है कि ये प्रिंसिपल सही है, उसको किसके अंदर रखे गए हैं? गैप के अंदर रखा गया। कोई दिक्कत है? और अभी जो आप पढ़ रहे हैं वो किसके अंदर पढ़ रहे हैं? गैप के अंदर ही पढ़ रहे हैं, गैप प्रिंसिपल ही पढ़ रहे हैं। कोई दिक्कत किसी को? बताओ, सब कुछ दिया हुआ है, उसके बाद भी हम लोग डिस्कस आराम से करते चले जाएंगे। तो क्वेश्चन आंसर बोलता है कि एज पर डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, डबल एंट्री सिस्टम के आधार पर इसमें क्या सही है। तो हम लोग बता देते हैं आपको, यहाँ तो है ही सही, ये होना चाहिए एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी। बताया क्या था? एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एक ये हो सकता है ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन अगर इसमें पूछेगा तो ये हो सकता है कि इसको इधर भेज दो, तो लायबिलिटी बराबर क्या होगा? एसेट माइनस कैपिटल होगा। और तीसरा ये ऑप्शन हो सकता है कैपिटल निकालना हो तो एसेट माइनस लायबिलिटी। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है।
तो चलिए देखिए तीनों में से कौन ऑप्शन इसमें दिख रहा है आपको? क्या ये ऑप्शन है यहाँ पे? ये ऑप्शन है कैपिटल प्लस एसेट बराबर लायबिलिटी नहीं है। देखो लायबिलिटी बराबर एसेट माइनस कैपिटल है। ये ऑप्शन भी गलत है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? देखो है, अरे कैपिटल प्लस लायबिलिटी बराबर एसेट या एसेट बराबर इतना, बात वही ना हुआ, तो कोई दिक्कत है? ये तीन सही आंसर है। एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी, या लायबिलिटी बराबर कैपिटल माइनस एसेट, या कैपिटल बराबर एसेट माइनस लायबिलिटी। ये क्या बताता है इक्वेशन? इक्वेशन क्या बताता है? हम लोग क्या पढ़े ऊपर में? देखो दोहरा लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम बोलता है कि किसी भी इस दुनिया में जितने लेन देन होते हैं ना, उसमें कितने पार्टी इन्वॉल्व होंगे? दो, यानी दो पार्टी इन्वॉल्व होंगे। दोनों पार्टी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हिसाब किताब लिखना पड़ेगा, हाँ या नहीं? और हम आपको बता दें कि जितना, अच्छा एक बात बताइए कि अगर हम 50,000 का माल खरीद रहे हैं, तो जितना हम खरीद रहे हैं बेचने वाला उतना ही बेचता होगा या उससे ज़्यादा बेचता होगा? हमको मान लिया हम 50,000 का खरीदे, तो हमको वो 50,000 का बेचेगा या उससे ज़्यादा का बेचेगा? उससे ज़्यादा का। अच्छा वो 70,000 का बेचेगा और हम 50,000 का खरीदेंगे। तुम लोग हमको 3,000 दोगे और हम 5,000 रिसीव करेंगे, ऐसा होता है क्या? अरे भैया 3,000 दोगे तो हम भी तो 3,000 ना लेंगे। वही चीज़ यहाँ ध्यान देना है, यहीं पे आपको। इसका मतलब एक बिज़नेस के पास, ठीक से सुनिएगा, एक बिज़नेस के पास जितना का पूंजी होगा और जितना का दायित्व होगा, अगर ये दोनों को जोड़ देंगे तो उतना ही उसके पास संपत्ति होगा। यानी एक बिजनेसमैन की, फिर से एक और रिपीट कर देते, एक बिजनेसमैन की संपत्ति कहाँ से आती है? या तो अपने पैसे से जिसको पूंजी बोलते हैं, या तो कर्जे से जिसको लोन बोलते हैं। एक बिजनेसमैन, बिजनेस छोड़ दो, अपने घर में भी देख लो, आपके घर में अगर कोई प्रॉपर्टी आया होगा तो या तो अपना पैसा लगा होगा उसमें, या तो कर्जा होगा। अपना पैसा लगा उसको पूंजी बोलते हैं। अरे कार खरीद के पापा रखे हुए तो नहीं बोलते हैं कि 8 लाख का पूंजी लगे यार, हाँ या नहीं? या गाड़ी खरीदे पापा और लेके आए और तुम खुशी में पूछ ही दिया कि कितना पड़ा, पापा बोले नहीं बताएंगे, लेकिन ये ज़रूर बताएंगे कि 4 लाख अपना लगा है और 6 लाख बैंक से लोन है, तो तुम लोग कितना का गाड़ी समझ लेता है? बोल दिया है कि 4 लाख अपना दिए हैं, डाउन पेमेंट दिए हैं, और 6 लाख का लोन है, कितने की गाड़ी होगी? कैसे समझे 10 लाख? यही फॉर्मूला बचपन से लगा रहे हो और बोलते हो कि नहीं पढ़े कॉमर्स। कॉमर्स पढ़े हो कि नहीं? क्या बोलता था कि 4 लाख, पापा बोले 4 लाख अपना लगा और 6 लाख का लोन अपना लगा, उसको क्या बोलते हैं? पूंजी। पूंजी ना जी, ये नहीं बोलते हैं पूंजी लगा घर से। 4 लाख रुपया पूंजी लग गया और 6 लाख का कर्जा है, मतलब लायबिलिटी है। तो गाड़ी कितने की? तो बताओ, ये बचपन से तुम लोग कॉमर्स नहीं पढ़ा है? अब बोलता है 10th के बाद तो नया दुनिया में हम आ गए। नया दुनिया नहीं, बिजनेस हमारे खून में मिला हुआ है। हम लोग बचपन से बिजनेस को समझते हैं, सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे कौन सा चीज़ सेट होगा। कोई दिक्कत है? इसका मतलब है कि आपके यहाँ जितनी संपत्तियाँ आती होगी, वो संपत्ति दो ही चीज़ से आता है, या तो पूंजी से या तो लोन से। अच्छा, हम मोबाइल ख़रीदे और सारा पैसा मेरा अपना लगा। मोबाइल ख़रीदे, मान लो 12,000 का एसेट से आ गया मोबाइल, और सारा पैसा मेरा अपना लगा। 12,000 रुपये अपना पैकेट से हम पैसा दिए, कोई कर्जा नहीं है, तो इसका मतलब कैपिटल हो गया। तो यहाँ पे लायबिलिटी क्या होगा? 0। इसका मतलब है कि जहाँ पे सारा पैसा, सारा प्रॉपर्टी अपने पैसे से खरीदा जाता है, उसका लायबिलिटी क्या हो जाता है? 0। तो पूछेगा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कि कब लायबिलिटी 0 होगा? कब लायबिलिटी 0 होगा? जब एसेट्स और कैपिटल बराबर होगा। जब एसेट्स और कैपिटल बराबर हो जाएगा तो लायबिलिटी क्या होगा? 0। यही बात तो पूछ देगा आपको। यानी कब किसी व्यक्ति का दायित्व नहीं हो सकता? बताओ, मेरा लोन नहीं है क्योंकि हम सारा अपना पैसा लगा के खरीदे। याद रहेगा तो 4-5 क्वेश्चन बता दिए। यही क्वेश्चन ट्विस्ट कर देगा। मेरे जैसे टीचर है तो हम यही घुमा के पूछ देंगे, ये नहीं पूछेंगे सेम क्वेश्चन है, लेकिन हम पूछेंगे कब लायबिलिटी 0 होगा? जब एसेट्स और कैपिटल क्या होगा? खुद सोचो, तुम्हारे घर में लोन कब चढ़ेगा जी? जब कर्जा लोगे तब ना। अब 50,000 रुपये का गाड़ी मोटरसाइकिल खरीदे, अपना पैसा सब लगा दिए घर से, तो कर्ज होगा क्या? तो लायबिलिटी 0 कब हो रहा है? जब आपका जितना संपत्ति बन रहा है सब अपना पैसा से बन रहा है, तभी ना लोन नहीं होगा। और जहाँ अपना पैसा नहीं लगा वहाँ लोन चढ़ेगा। कोई दिक्कत किसी को? बताइए। ये सब कॉमर्स नहीं भी बच्चा पढ़ा है तो भी समझ सकता है कि नहीं? बेसिक चीज़ समझना है, ट्विस्ट करके क्वेश्चन देगा, आराम से हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। आगे बढ़े। अब देखिए यहाँ लिखा है कि प्रोप्राइटर इज ट्रीटेड एज क्रेडिटर। मालिक को हम लोग क्रेडिटर मानते हैं, किस अवधारणा के अनुसार? मालिक जो होता है ना बिजनेस का, अच्छा आप लोग सुने बिजनेस अलग और मालिक अलग। ऐसा माना जाता है कि बिजनेस अलग होना चाहिए और मालिक अलग होना चाहिए। जैसे
रिलायंस इंडस्ट्री अलग है और मुकेश अंबानी अलग है, दोनों का कभी एक साथ मत मानेगा। नहीं तो बताइए, रिलायंस ज़मीन खरीदेगा तो मुकेश अंबानी के नाम पर लिखाएगा कि रिलायंस के नाम पर लिखाएगा? रिलायंस के नाम पर, मुकेश अंबानी के नाम पर नहीं। उस तरह तो मुकेश अंबानी अमीर हो जाएगा। अच्छा बताइए, डीएवी स्कूल और डीएवी स्कूल का प्रिंसिपल एक ही है कि अलग अलग है? हाँ, ऐसा ना कि डीएवी स्कूल ज़मीन खरीदे, लिखा दे डीएवी स्कूल के प्रिंसिपल पर, तो प्रिंसिपल जब रिटायर होंगे बोला अब हम अपने इसमें घर बनाएंगे, तोड़ो बिल्डिंग, मेरे नाम पर ज़मीन है ना जी। तो कभी भी याद रखना, बिजनेस अलग होता है और बिजनेसमैन अलग, कभी उसके नाम पर नहीं लिखाएगा कोई हो। नहीं तो सब आदमी सरकारी स्कूल में एक बार प्रिंसिपल बनना चाहेगा कि एक बार प्रिंसिपल किसी तरह बना दो, जितना बैंक में खाता में पैसा है सब मेरा हो जाएगा, फिर निकाल के बेटा के लिए फॉर्चूनर खरीदेंगे। क्या ऐसा नहीं हो सकता? स्कूल अलग है और प्रिंसिपल अलग है। स्कूल कभी नहीं बदलेगा, वही रहेगा, लेकिन प्रिंसिपल बदलते रहेंगे। सिर्फ प्रिंसिपल का काम क्या है? साइनिंग अथॉरिटी। तुम साइन करने के लिए जिम्मा हो, ठप्पा मारो और साइन मारो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। सारा पैसा स्कूल के नाम पर। बात समझ गए? इसका मतलब बिजनेस अलग और मालिक अलग, इसको बोलते हैं सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस जो है वो अपने डिफर होता है अपने ऑनर से। यहाँ पूछ रहा क्या रहा है, इसमें कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके कारण बिजनेस और मालिक को अलग अलग माना जाता है? यानी बिजनेसमैन ये मानता है कि मालिक जो पैसा लगाया वो मेरा लेनदार है, कर्जदार है, वो हमको कर्ज दिया है, उसको कौन सा कॉन्सेप्ट बोलते हैं? इसको सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट मतलब हाँ, पृथक, अलग। बोला है कि ये सेपरेट एंटिटी है। बिजनेस इज डिफर फ्रॉम इट्स ऑनर। व्यवसाय जो है अपने मालिक से अलग होता है, इस अवधारणा, इसको बोलते हैं पृथक, पृथक इकाई अवधारणा। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के कारण बिजनेसमैन को और बिजनेस को अलग अलग माना जाता है। कोई दिक्कत है? अच्छा, बिजनेस ध्यान दीजिएगा, मान लीजिएगा हमारे यहाँ देखो कॉमर्स वर्ड है ना, CW, ये अलग है और सतीश सिंह अलग हैं, दोनों अलग अलग पर्सन। हम अलग से टैक्स पे करते हैं, ये अलग से टैक्स पे करेगा। इसको बिजनेस चलाने के लिए, कॉमर्स वर्ड को बिजनेस चलाने के लिए ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ा। ट्रेड लाइसेंस, TL। नगर निगम क्षेत्र में अगर आप कोई बिजनेस चलाते हैं तो नगर निगम से उसके बदले में लाइसेंस लेना पड़ता है। तो हमने कॉमर्स वर्ड के नाम पर ट्रेड लाइसेंस लिया है। हम रहें ना रहें, कॉमर्स वर्ड चलेगा। अगर कोई कंप्लेन होगा तो सतीश कुमार को नहीं पकड़ेगा, सबसे पहले कॉमर्स वर्ड को पकड़ेगा कि कॉमर्स वर्ड के ऊपर केस है। समझ गए? कॉमर्स वर्ड का बैंक में खाता होगा तो सतीश कुमार को भी पैसा निकालने के लिए सोचना पड़ेगा। साइनिंग अथॉरिटी मेरे पास है, एक सिस्टम है। ऐसा नहीं कि आप मालिक है तो आप भी पैसा निकालिए, उसका सिस्टम है। तो यहाँ बताइए, हम जो पैसा कॉमर्स वर्ड को लगाए तो कॉमर्स वर्ड क्या सोच रहा है? मेरे पैसे को अपना पैसा है। कॉमर्स वर्ड अलग है और हमारा पैसा अलग है। तो हम जब पैसा लगाए ना तो कॉमर्स वर्ड उसको क्या मानता है जानते हो? कर्जा मानता है कि मालिक हमको कर्जा दिया है और कर्जे के बदले में क्या लेगा? साल भर में प्रॉफिट लेगा। अगर एक मालिक अपने बिजनेस में पैसा लगाया है तो बिजनेस उसको क्या मानता है? कर्ज मानता है, लेनदार मानता है कि भैया ये हमको कर्जा दिया है, साल के लास्ट में इसको हमको लाभ देना पड़ेगा। समझ गए? और ये क्यों मानता है कर्ज? कर्ज क्यों मानता है? कौन से कॉन्सेप्ट के आधार पर मानता है? सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के आधार पर। सेपरेट एंटिटी है, पृथक वैधानिक अस्तित्व है, इसलिए मानता है। हम लोग चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में। बताओ, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ, आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़े हैं ना, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हम आपको कैश फ्लो जरूर बताए होंगे। कैश फ्लो जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में आता है, AS 3 में है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। वो तो यहाँ मारा हुआ आंसर, तो आंसर तुम लोग बताने में दिक्कत नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ भाई AS 1 में क्या आता है? इसमें तो चलो ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है। AS 1 में क्या आता है? देखते हैं कितने बच्चे को पता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में क्या आता है। 1 हम 3 बताए थे आपको, 1 2 3 हम वही पूछेंगे, आगे छोड़ दो। और आपको 1 2 3 ही पूछता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में आया था डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़। AS 1 है डिस्क्लोजर ऑफ, इसको बोलते हैं डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण, लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण बोलते हैं। इसका मतलब है कि एक बिजनेस को अपने अकाउंटिंग की सारी पॉलिसी दुनिया के सामने डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, दिखानी पड़ेगी। एक बिजनेसमैन को, मान लो हम बिजनेसमैन हैं तो मेरा अकाउंटिंग का प्रिंसिपल होगा ना, पॉलिसी होगी ना, कैसे लिखेंगे? सारी पॉलिसी दुनिया के सामने दिखानी पड़ेगी और तब दुनिया से पैसा उठाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पैसा उठा लिए तब बता रहे कि नहीं हम ऐसे लिखेंगे, तो ये धोखा है। पहले दिखा दो जनता को, हम देखो ऐसे लिखेंगे, तुमको मेरे ऊपर विश्वास है तो पैसा लगा सकते हो।
तो इसको बोलते हैं अकाउंट डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में पढ़ना था वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, स्टॉक का मूल्यांकन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में क्या पढ़ना है? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक होता है, इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? स्टॉक। स्टॉक का मूल्यांकन, स्कंद का मूल्यांकन। और इसमें एक नियम बताए थे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में, कल एक बच्चा पूछ रहा था, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू किसी संपत्ति का पुस्तक मूल्य और बाजार मूल्य विच एवर इज लेस, जो दोनों में कम होगा। ध्यान देना, ये क्वेश्चन आगे पूछेगा कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कैसे लगाएंगे। मान लो तुम्हारे पास लिखा है क्लोजिंग स्टॉक, पढ़ते हो ना फाइनल अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो तो वहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक लिखा है 30,000 बुक वैल्यू, यानी किताब में कितना लिखा है? तुम्हारे खाता में लिखा है 30,000। जो माल तुम्हारे पास बच गया है क्लोजिंग में, उसका तुम्हारे हिसाब में कितना लिखा है? लेकिन मार्केट में जब उसको हम बेचेंगे ना, तो मार्केट में वो 40,000 में बिकेगा। फिर से समझना, मेरे पास 31 मार्च को कुछ स्टॉक बच गया, पेट्रोल पंप था तो कुछ पेट्रोल बच गया, तो जो पेट्रोल बच गया उसका हम जब लागत देखते हैं कि मेरे खाते में लागत कितना है, तो अपने हिसाब में देखे तो बोला 30,000 रुपये लागत का माल बच गया, यानी 30,000 रुपये का पेट्रोल मेरा लागत का बचा हुआ है। तो बोला मार्केट में कितना में बिकेगा? तो बोला अभी अगर बेच देंगे ना सर तो 40,000 मिलेगा। अब तो मार्केट में बिकेगा 40,000 में और मेरा लागत कितना है? 30,000, और हमको दिखाना है लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक। कितने में दिखाएंगे? 30 में या 40 में? तो बोलता है कि दोनों में जो कम होगा उसमें दिखाएंगे। कोई दिक्कत है? जो दोनों में कम होगा उसमें दिखाएंगे। ये फाइनल अकाउंट चैप्टर में भी काम देगा कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस। याद रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस, वहाँ पे ये काम चलेगा। कोई दिक्कत किसी को? तो इसलिए हम लोग यहाँ देख लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में क्या दिया बताओ? डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, हिंदी में बोलते हैं लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण, और इसको बोलते हैं वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, इसका मतलब होता है स्टॉक का मूल्यांकन, और ये होता है रोकड़ प्रवाह विवरण। कोई दिक्कत किसी को? 3 ही आप याद करो, काफ़ी आपके लिए। 26 और 29 याद कर। अच्छा, टोटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितने हैं ये भी बता देते हैं। टोटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितने बने थे बताओ? टोटल एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने थे 32। ध्यान देना, बने थे कितने? 32। पूछेगा कितने बने हुए? तो 32। अभी कितने लागू हैं? 29। तो 3 कहाँ गए? तो 3 रिमूव्ड हो गए। 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन कौन हटा है? तो ध्यान देना है, 30, 31 और 32, ये तीनों रिमूव्ड हो गया। क्यों रिमूव्ड हो गया? बोलता है इसका कोई ज़रूरत नहीं था, इसलिए सरकार इसको हटा दी, वापस ले ली, हटा दिया गया है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बता दिए। टोटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितने हैं? 32, उसमें से रिमूव्ड हो गए 3। कौन कौन? 30, 31, 32। तो अभी कितने बचे हैं? 29। तो पूछेगा अब वर्तमान में कितने हैं? तो 29। बने कितने थे? 32। कौन कौन हटे? कहीं कोई दिक्कत है? यहाँ से भी क्वेश्चन। अच्छा, कौन बनाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? एएस कौन बनाता है? ICAI, ये संस्था है भारत में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाती है, और इसका एक अलग बॉडी है जिसका नाम है ASB, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ये कौन है? ICAI। तो भारत में जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, जितने CA बनते हैं, तो सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री कौन देता है? आप भी CA अगर करने जाओगे तो ICAI का मेंबर बनोगे। फुल फॉर्म उसका हुआ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया भारत में जितने चार्टर्ड बनते हैं उन सारे चार्टर्ड को बनाने का जिम्मा लेता है, सारी कंपनियों को रूल्स दे के बना के देता है, और लेखांकन मानक तैयार करता है। लेकिन ये खुद नहीं कर तैयार करता है, इसका एक टीम है जिसका नाम है ASB, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड मतलब उसको हम लोग होता है लेखांकन मानक बोर्ड। तो लेखांकन मानक बोर्ड जो है इसके अंदर में काम करता है, और ये इसको बना के देता है, और ये भारत सरकार को बना के देता है, और तब लागू करता है। याद रहेगा। ICAI क्या करता है? भारत में जितने बिजनेस हैं सारे बिजनेस को मॉनिटर करता है, उसके लेखांकन सिस्टम को देखता है, सारा काम इसके हाथ में है। यानी सरकार का कोई मंत्री का इतना हिम्मत नहीं है कि बिजनेस से रिलेटेड कानून बना दे, तो वो सब कानून कौन बनाता है? ICAI। कोई दिक्कत किसी को? तो बहुत सारा चीज़ सीख लिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं। GST स्टैंड्स फॉर, बताओ GST क्या है? सब जानते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सर्विस नहीं, बहुत बच्चा सर्विस बोलता है। गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु एवं सेवा कर, यहाँ लिखा भी है। अब बताओ GST का खानदान बताते हैं। GST पहली बार कब आया? कब लागू हुआ GST?
1 जुलाई 2017 में आया है ना। जीएसटी कब से लागू है? पूरे भारत में लागू है। जीएसटी पूरे भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू है। कोई दिक्कत किसी को? जीएसटी का रेट क्या है बताओ? 5 रेट है कि 0% है, 5% है, 12% है, 18% है, 28%। ये है जीएसटी का रेट। कोई दिक्कत है? जीएसटी कितने तरह का होगा? 3 तरह का। कौन कौन जीएसटी बताओ? जीएसटी सुन लो इधर, 2 होता है। एक होता है आईजीएसटी। अभी आईजीएसटी के जगह पे बोल सकते हैं इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट, उसके बाद डिसाइड करोगे। तो चलो आईजीएसटी है, एक और कर लेते हैं यहीं पे। सीजीएसटी है और एसजीएसटी है, ठीक है। और ये दोनों लगेगा कब? जब हमारा लेन देन कब होगा? इंटर स्टेट होगा या इंट्रा स्टेट होगा? इंट्रा स्टेट होगा। इंट्रा स्टेट का मतलब जब लेन देन एक राज्य के अंदर ही होता है। अगर मेरा वस्तु का खरीद बिक्री एक राज्य के अंदर ही होता है तो लगता है सीजीएसटी और एसजीएसटी। और अगर मेरा लेन देन एक राज्य से बाहर हो जाता है, इसको बोलते हैं इंटर स्टेट। इंटर स्टेट तो कौन सा जीएसटी लगता है? आईजीएसटी। इसका मतलब है कि अगर यूपी का बिजनेसमैन झारखंड को बेचेगा तो आईजीएसटी। यूपी अलग राज्य है और झारखंड अलग राज्य। तो जब 2 राज्यों के बीच में लेन देन होगा, 2 राज्य, तो कौन सा जीएसटी? आई। और अगर झारखंड वाला झारखंड वाले को ही बेचेगा तो कौन लगेगा? सी और एस। झारखंड वाला झारखंड वाले को ही बेचेगा तो क्या लगेगा? सी और एस। अब जैसे आप पढ़ रहे हो झारखंड के हो, हम पढ़ा रहे हैं झारखंड के हैं, तो हम अगर आपसे जीएसटी वसूले तो आपसे वसूलेंगे सीजीएसटी और एसजीएसटी। लेकिन हम अगर यूपी वाले को पढ़ाएंगे तो कौन सा जीएसटी वसूलेंगे? कोई कन्फ्यूजन? समझ में आ गया सबको? आप लोग ऑनलाइन खरीदते हैं ना, तो कोई सामान अगर आपका झारखंड से बाहर से आता होगा ना, मान लो आपने ऑर्डर मारा तो झारखंड से बाहर से आता होगा, तो जो बिल आता है उस बिल में देखना आईजीएसटी लगा होगा। और अगर तुम्हारे बिल में सी और एस है, समझ जाना कि सामान झारखंडे से कोई दिया है आपको। कभी कभी आप जूता डिमांड करते हैं और आपको पता भी नहीं कि आपका पड़ोस वाला दुकान भेजा है, क्योंकि वो अमेजन से कांटेक्ट में होगा। आप ऑर्डर मारे, अमेजन उसको ऑर्डर दिया, वो आपको सप्लाई कर दिया। तो अगर सी और एस जीएसटी लगा है, समझ जाना झारखंड वाला ही कोई आपको दिया है। और अगर आई लगा है तो झारखंड से बाहर। तो याद रहेगा, 2 राज्यों के बीच में अगर लेन देन होता है तब कौन सा जीएसटी लगता है? आई। और अगर एक ही राज्य के अंदर लेन देन होता है तो उसको कौन सा जीएसटी? सी और एस जीएसटी लगेगा। कहीं कोई दिक्कत है? जीएसटी कब लागू हुआ है? 1 जुलाई 2017 में। कोई दिक्कत है? और पूरे भारत में लागू है। जीएसटी का कितना रेट है? 5 रेट है। कहीं कोई दिक्कत है? अच्छा, परचेजर कौन सा जीएसटी देता है? जब सामान खरीदते हैं तो इनपुट लगता है कि आउटपुट लगता है? जब हम सामान खरीदते हैं तो इनपुट होता है। खरीदते समय जो जीएसटी देते हैं उसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी। यानी जब जीएसटी आप पे करोगे ना तो उसको बोलते हैं इनपुट, और जब जीएसटी हम कलेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं आउटपुट। याद रहेगा? इनपुट का मतलब है हम जब जीएसटी पे करेंगे तो जीएसटी होगा इनपुट, और जब हम जीएसटी वसूलेंगे, जब हम बेचने वाले बन जाएंगे, जब हम जीएसटी वसूलेंगे तो कौन सा जीएसटी हो जाएगा? आउटपुट। याद रहेगा? कोई दिक्कत है? इनपुट मतलब खरीदते समय जो जीएसटी चुकाया जाता है उसको इनपुट बोलते हैं, और बेचते समय जो जीएसटी वसूला जाता है उसको आउटपुट बोलते हैं। तो ये हम लोग बाबू लोग सिर्फ 8 क्वेश्चन डिस्कस किए, और इतना अधिक समय हो गया। अगले क्लास में फिर हम लोग देखते हैं, अगले लेक्चर में 8 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। इसको बोलते हैं डिस्कशन। आप 8 नहीं सीखे, 8 × 8 सीख गए, ठीक है। कम से कम 60-65 क्वेश्चन तो निपट गए आप। तो ये है डिस्कशन। अगर हम लोग सही तरीके से डिस्कस करते जाएंगे तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा।